हेलो, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख क्रांतियां हुई 1857 के आसपास, जितनी भी क्रांतियां हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने क्या क्या देखा? इसके पहले हमने देखा है कलचुरियों के बारे में पढ़ लिया, मराठाओं के बारे में, काकतीय वंश के बारे में। पूरी इतिहास को हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे ख़त्म करते चल रहे हैं। अब क्या है, अंग्रेज़ों का आगमन भारतवर्ष में हो जाता है और छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेज़ों की जो उपस्थिति है हमें देखने मिलती है। और अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीति होती है, एक दमनकारी नीति होती है, उससे अब जनता क्या है, आक्रोशित हो जाती है। और उस आक्रोशित जनता का कोई ना कोई नेतृत्व करता है। और नेतृत्व करने वाले के बारे में आपको हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अमुक विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था, यह विद्रोह कहाँ हुआ था। इन सब के बारे में जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के क्रांतियों के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं पहली जो क्रांति हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वह है सोना खान का विद्रोह। सोना खान का विद्रोह। सोना खान का विद्रोह होता है, एक जमींदारी होती है। सोना खान क्या थी? एक जमींदारी थी जो कलचुरियों के समय से चली आ रही थी। कलचुरियों के समय से चली आ रही थी। अगर देखा जाए 1500 ईस्वी के आसपास जब कलचुरी हुआ करते थे, तब यह सोना खान बिलासपुर के अंतर्गत आती थी। बाद में यह रायपुर शाखा के अंतर्गत चली गई। और वर्तमान में अगर आपको बोला जाए सोना खान कहाँ है, तो आपका आंसर होगा बलौदा बाजार में। वर्तमान में जो सोना खान की स्थिति है वह कहाँ है? बलौदा बाजार में। तो बलौदा बाजार में यह सोना खान की जमींदारी हुआ करती थी। कलचुरियों के समय से, जैसे मैंने बताया, कलचुरियों के समय में जब 1500 ईस्वी के आसपास जो बहार साय नाम के राजा हुआ करते थे, उस समय कलचुरी राजा बहार साय के अंतर्गत यह जमींदारी आती थी। उस समय के जो जमींदार होते थे, सोना खान के जमींदार होते थे, ये सभी जमींदारियों में सबसे प्रमुख होते थे। और इनके द्वारा राजा को सैनिक सहायता प्रदान करने का कार्य होता था। और ये क्योंकि राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे, राजा की सेवा करते थे बोला जाए, जिस कारण से राजा इनसे खुश रहते थे, इन जमींदारों से खुश रहते थे, जिसमें सोना खान प्रमुख था। और सोना खान को राजा के द्वारा कर मुक्त कर दिया गया था किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये सैनिक सहायता प्रदान करते थे राजा को, जिस कारण से सोना खान को कर मुक्त कर दिया गया था। किसी प्रकार का लगान या कर उनसे नहीं लिया जाता था। और यह जो परंपरा है 1741 तक चलती आती है कि जो सोना खान है वहाँ से कोई कर नहीं लिया जाता। परंतु जब 1700 ईस्वी के आसपास की बात है, जब मराठा आ जाते हैं, तो मराठाओं के समय से यहाँ धीरे धीरे इन पर कर लगाना शुरू किया जाता है। जिसमें पहली बार यह होता है यहाँ पर कि लाख और लकड़ियों की जिम्मेदारी ये सोना खान के जमींदारों को दी जाती है और उनसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर वसूला जाता था। जो बाद में अंग्रेजी शासन के आते ही, यह बात जब अंग्रेजी शासन को पता चलता है कि सोना खान एक ऐसी जमींदारी है जहां से किसी प्रकार का कर वसूला ही नहीं जा रहा है, करीबन 300 सालों से 250 सालों से कोई भी प्रकार का इसमें कर इनसे नहीं लिया जाता या टकोली नहीं ली जाती। तो यह जब बात अंग्रेजों को पता चलती है तो ये सोना खान के जमींदारों से कर वसूली करते हैं। और यह बात सोना खान के जमींदारों को पसंद नहीं आती, जिसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजों को टकोली न मिलने के कारण, यहाँ पर अंग्रेजों को जब टकोली नहीं मिलती, कर नहीं मिलता, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है? कैप्टन मैक्सन के द्वारा राम राय जो होते हैं, यह राम राज्य लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा राम राय को 1819 में बंदी बना लिया जाता है। और ये राम राय कौन होते हैं? यही होते हैं शहीद वीर नारायण सिंह के पिता। शहीद वीर नारायण सिंह के पिता यही थे। तो जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कुछ ही समय पश्चात
इनकी मृत्यु हो जाती है 1930 में। तो राम राय की जैसी मृत्यु हो जाती है तो जमींदारी किसे मिल जाएगी? नारायण सिंह को। नारायण सिंह को जमींदारी मिल जाती है 1830 में। 35 वर्ष की आयु में इन्हें जमींदारी संभालनी पड़ती है क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है राम राय की। जो नारायण सिंह है ये बहुत ही सक्षम जमींदार था और अपने प्रजा के बीच में बहुत लोकप्रिय था। परंतु जब एक समय की बात है, यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। कहाँ? सोना खान में। सोना खान में अकाल पड़ने के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। खाने को कुछ नहीं मिलता, घास कंदमूल कुछ भी खाकर लोग गुजारा कर रहे होते हैं। अनाज की एकदम किल्लत हो जाती है। जो यह बात पता चलती है नारायण सिंह को, जमींदार जो होता है उसे यह बात पता चलती है कि प्रजा बहुत दुखी है और कोई भी इन्हें सहायता प्रदान नहीं कर रहा है। तो सोना खान के जो जमींदार होते हैं नारायण सिंह, यह जाते हैं माखन सिंह जो व्यापारी होता है, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटकर ये लोगों में बांट देते हैं। और इसने ये अनाज निकाला है, नारायण सिंह ने जो अनाज निकाला, यह बात भी ये पुलिस वालों को बता देते हैं कि मैं लूटपाट नहीं कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है जिस कारण से मैं यह अनाज लोगों में बांट रहा हूँ। ये बात खुद नारायण सिंह पुलिस वालों को बता देते हैं। परंतु पुलिस वाले इन्हें एक लुटेरा घोषित कर देते हैं और आगे जो उस समय डिप्टी होते हैं चार्ल्स इलियट, उनको ये जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर माखन सिंह जो व्यापारी है उनके गोदाम में लूटपाट की है नारायण सिंह ने और यह भाग गया है, जिस कारण से चार्ल्स इलियट नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अपने व्यक्ति को भेजते हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। कुछ समय के लिए इन्हें जेल में डाला जाता है, परंतु यहाँ पर नारायण सिंह जो है बहुत वीर होते हैं, साहसी होते हैं, जेल से सुरंग बनाकर निकल जाते हैं। जेल से सुरंग बनाकर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद ये कुछ समय के लिए छुप जाते हैं। अब चार्ल्स सी इलियट को जब यह जानकारी होती है कि नारायण सिंह भाग गया है तो इस बार अपने सबसे वफादार कैप्टन स्मिथ, इसको पूछा जाता है, ध्यान देंगे, कैप्टन स्मिथ, बाद में कैप्टन स्मिथ को भेजते हैं कि जाओ नारायण सिंह भाग गया है, उसे पकड़ कर ला। अब यहां पर कैप्टन स्मिथ अकेला था। लोगों से इसे जानकारी मिल गई थी कि नारायण सिंह बहुत ही साहसी आदमी है, बहुत वीर आदमी है, इससे लड़ना अकेले की बस की बात नहीं है। कोई भी अकेला आदमी इससे लड़ नहीं सकता या गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, कुछ और जमींदारों से सहायता लेता है, जिसमें जो प्रमुख जमींदार होते हैं वो होते हैं भटगांव के, बिलईगढ़ और देवरी। ये 3 जमींदारियों से ये सहायता मांगते हैं कि मुझे नारायण सिंह को गिरफ्तार करना है, आप मेरी सहायता कीजिए। और इन 3 जमींदारियों की सहायता से ये नारायण सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं और इस बार इन पर बहुत सारा मुकदमा लगा दिया जाता है, बहुत सारे दोषारोपण नारायण सिंह पर कर दिए जाते हैं और नारायण सिंह को इस बार फांसी की सजा दे दी जाती है। वर्तमान में जो आप जय स्तंभ चौक देखते हैं रायपुर में, उसी जय स्तंभ चौक में इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। किसे? नारायण सिंह को। और दिनांक आप याद रखेंगे, दिनांक पूछता है भाई, दिनांक आपको याद रखना है। तो दिनांक क्या है? 10 दिसंबर 1857। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। इससे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसे मैं बताता हूं। एक प्रश्न यह बनता है कि वीर नारायण सिंह किस जाति से थे? तो आपका आंसर होना चाहिए, ये थे बिंझवार जाति के। बिंझवार जाति के। कौन? शहीद वीर नारायण सिंह। और
इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना गया। यह चीज भी आप याद रखेंगे। जब इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है, उसके पश्चात ही 1857 के आसपास यहां पर रायपुर में ही एक सिपाही विद्रोह होता है। एक सिपाही विद्रोह होता है। अब यह विद्रोह क्यों होता है? एक जानकारी जो है भारतवर्ष से इन्हें मिलती है कि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है स्वतंत्रता संग्राम, और लोग जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। मंगल पांडे के बारे में तो जानकारी मिल ही गई थी, यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में जानकारी मिल गई थी कि इस तरह से हर कोई अंग्रेजों का विरोध कर रहा है। उनकी दमनात्मक पूर्ण जो कार्यवाही है अंग्रेजों की, या उनका शोषणकारी नीति है, उसका विरोध सब कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं करूं, क्यों ना मैं करूं। तो यह कौन सोचता है? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह यह कौन होता है? यह होता है रायपुर में 3री बटालियन का मैगजीन लश्कर या मैगजीन योद्धा, जो मैगजीन बंदूक चलाने का कार्य करता है। तो हनुमान सिंह यहां पर जो उस समय मेजर सिडवेल होते हैं, मेजर सिडवेल इनकी हत्या कर देते हैं 18 जनवरी 1858 को। घर में घुसकर इन्हें मार देते हैं और बाहर निकलकर अपने साथियों को बोलते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, जिसकी आज़ादी की गूंज अब भारतवर्ष में है, हमें भी आज से लड़ना शुरू करना पड़ेगा। जिसमें इनकी सहायता करते हैं इनके 17 साथी। 17 साथियों के द्वारा, जो सिपाही होते हैं, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और जब यह विद्रोह की जानकारी चार्ल्स इलियट को होती है, तो इस बार चार्ल्स इलियट जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है, उसके द्वारा इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वालों को भेजा जाता है। और जब इनकी गिरफ्तारियां होती है तो इन पर मुकदमा चलता है, हत्या का, विरोध का, विद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया जाता है। और 17 के 17 और हनुमान सिंह को मिलाकर सभी को फांसी की सजा दे दी जाती है। और फांसी की सजा कब दी जाती है? 22 जनवरी 1858 को। 22 जनवरी 1858 को पूरे सिपाहियों को यहां पर फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? रायपुर का जो सैन्य विद्रोह है उसे देखा। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, जैसे भारतवर्ष में मंगल पांडे था, वैसे ही छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को बोला जाता है। हनुमान सिंह को याद रखेंगे, हनुमान सिंह को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। तो यहां पर हमने क्या देखा? रायपुर में जो सैन्य विद्रोह हुआ उसे हमने देख लिया। अब एक और जगह विद्रोह होता है जिसके बारे में पूछा जाता है, संबलपुर में। संबलपुर में सुरेंद्र साय का विद्रोह। संबलपुर में सुरेंद्र साय का विद्रोह। अब यह सब चीजें जो है 1858-57 के आसपास चल रही होती है, जिस कारण से हम लोग इसको एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह सुरेंद्र साय का विद्रोह कैसे शुरुआत होता है, क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि यह विद्रोह होता है? अब जैसे अंग्रेज जो है हर राजाओं के राजपाट में दखलंदाजी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, अगर भारत का इतिहास आपने पढ़ा है तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कि अगर किसी का कोई जो बच्चा नहीं है या वंशज कोई नहीं है तो क्या करते थे अंग्रेज? उनकी सत्ता हथिया लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे। तो वही चीजें यहां भी होंगी। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। अच्छा, पहले मैं बता दूं संबलपुर कहां पड़ता है। संबलपुर हुआ करता था उस समय छत्तीसगढ़ का भाग था, बाद में अलग हुआ है संबलपुर, आज के वर्तमान में उड़ीसा में देखते हैं। और संबलपुर में ही होता है सुरेंद्र साय का विरोध। यहां पर भी देख रहे हैं मैप में संबलपुर। तो होता यह है कि जो चौहान वंश होता है, संबलपुर रियासत के जो चौहान वंश होते हैं, उसमें उस समय सत्ता में होते हैं जिनका नाम होता है महाराज साय। महाराज साय के पास सत्ता होती है और यह महाराज साय बहुत ही कमजोर शासक होता है।
ये जो राजपाट है उसको संभालने में बहुत ही कमजोर रहता है, यानी किसी भी तरीके से ना यह जनता को खुश रख सकता था, ना बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा कर पा रहा था। तो इस प्रकार से ये महाराज शाय था जिसकी जानकारी अंग्रेजों को मिल जाती है। और अंग्रेज कोशिश यह करते थे कि महाराज शाय को अपनी कठपुतली बना ले, कि हम जैसा बोले वैसा यह करें। तो अंग्रेज इसे अपनी कठपुतली की तरह उपयोग किया करते थे और संबलपुर रियासत को अपने अधीन कर लिए थे। बाद में जब यह महाराज शाय की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता चली जाती है मोहन कुमारी के पास, जो इनकी पत्नी होती है, और मोहन कुमारी का कोई पुत्र नहीं होता, जिस कारण से यह सत्ता पूरी तरीके से अंग्रेजों के पास चली गई होती है। और मोहन कुमारी भी क्योंकि एक महिला है और सत्ता संभालने के लिए ये भी बोला जाए तो कमज़ोर है, जिस कारण से प्रजा आक्रोशित होती है और इन्हें हटाने की बात कहती कि आप मोहन कुमारी को सत्ता नहीं दे सकते, इन्हें हटाया जाए। और बाद में मोहन कुमारी को भी हटा दिया जाता है। और अब जो अंग्रेज है सत्ता में जिसे बैठाते हैं वह होता है नारायण सिंह। नारायण सिंह को सत्ता दे देते हैं और नारायण सिंह अपनी ही मनमानी करता था, प्रजा की कभी नहीं सुनता था, जैसा मनाए वैसा करता था। और यह बात पता चलती है उस समय चौहान परिवार के एक और राजा के पास, जो होते हैं राजपुर खिंडा शाखा के सुरेंद्र साय। तो सुरेंद्र साय को इसकी जानकारी मिलती है कि सत्ता जो है अंग्रेजों के अधीन जाती जा रही है और अंग्रेज जो है एक अपनी शोषणकारी नीति चला ही रहे। तो यहां पर सुरेंद्र साय विद्रोह कर देते हैं। इस सत्ता के लिए संबलपुर का जो रियासत है उसके लिए यह विद्रोह कर देते हैं, अंग्रेजों का विद्रोह करते हैं। तो सुरेंद्र साय विद्रोह कर देते हैं और बाद में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है और देशद्रोह का मुकदमा जलाकर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और कुछ ही समय पश्चात, ज़्यादा समय नहीं होता, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होती है 28 फरवरी 1884 को असीरगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, सुरेंद्र साय का विद्रोह जो संबलपुर में होता है। अन्य भी जो छोटे छोटे विद्रोह होते हैं उसे भी देख लेते हैं। एक होता है बरगढ़ का विद्रोह 1833 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व करते हैं अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम सिंह। एक होता है सारंगगढ़ का विद्रोह, जिसका नेतृत्व करता होते हैं कमल सिंह। सारंगगढ़ का विद्रोह कौन करते हैं? कमल सिंह। और यह कहाँ मिलेगा? रायगढ़ के पास। वैसे ही होता है सुहागपुर का विद्रोह, जिसका नेतृत्व करते हैं रंगाजी बापू, जो होता है कोरिया जिले के पास, और लास्ट है आपका उदयपुर का विद्रोह, जो होता है सरगुजा में। उदयपुर का विद्रोह सरगुजा में, जिसके नेतृत्व करता होते हैं कल्याण सिंह। उदयपुर में होता यह है कल्याण सिंह के साथ कि इस पर लगा दिया जाता है नरबली का आरोप, और नरबली का आरोप लगाकर इनकी सत्ता हथियाने के लिए अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जनता आक्रोशित होती है और इनका विरोध इसी कारण से ही होता है। तो ये कहाँ का? उदयपुर का। तो ये कुछ छोटे छोटे जो विद्रोह थे इसे भी हमने देख लिया। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप अपना नोट्स भी बनाएंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आपके लिए हम और भी इस प्रकार की जानकारी लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और छत्तीसगढ़ का इतिहास जो शुरू से चलते आ रहा है उसे भी आप देखिए। और हमारी जानकारी लेने के लिए आप हमारे एडुऑन के वेबसाइट में जा सकते हैं, एडुऑन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो यूट्यूब का चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक का पेज फॉलो कर सकते हैं। इन सब जगहों से आप हमारी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारा
CGPSC का ऑनलाइन कोर्स अभी लॉन्च हो गया है, जिसमें आप मेरे पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को पूरा मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।